तो स्वागत है सभी लोगों का आज के हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही क्लियर अंदाज में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप फील करने जाओगे फिजिक्स को। आज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए मैंने बहुत से अच्छे सीन्स बनाए हैं, ड्राइंग सीन्स, जिनसे आपको अच्छी तरह से समझ आ सकता है। तो आपको टाइम वेस्ट किए बिना ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेट अस गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत हम एग्जाम्पल से करने जा रहे हैं। ये एक बंदा यहाँ पर है, ये एक वाल को पुश करता है एग्रेसिवली। सपोज ये वाल पर 12 न्यूटन फोर्स डालता है। 12 न्यूटन की फीलिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा सकते हो। तो इसने 12 न्यूटन इस पर अप्लाई किया और फिर ये मूव नहीं करता है वाल, क्योंकि वाल बहुत स्ट्रांग है। तो वाल भी इस पर्सन पर 12 न्यूटन इधर डालता है और ये ना ही पर्सन मूव करता है ना ही ये मूव करता है। मतलब ये इस पर पहले 12 न्यूटन वाल पर डाल रहा है, 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में, फिर डायरेक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में वाल इस बंदे पर 12 न्यूटन फोर्स डालता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यही हमें कहता है दैट टू एवरी फोर्स या और टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमें एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब ये है कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होते हैं। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होते हैं, पेयर्स में। देखो दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बनाए। सपोज ये एक बंदा है, ये बंदा जो इस पर हंस रहा है कि वाल को धक्का दे रहा है और ये मुंह नहीं करता है। देखो, ये बंदा जब खड़ा है एक सरफेस पर, जो मास होता है, मास की वजह से ये अर्थ की ओर ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होता है। ये हम सब जानते हैं। जब न्यूटन के सर पर वो एप्पल पड़ा था तब उसने वो ग्रेविटेशन डिस्कवर किया था। उसने कहा था कि हर एक मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वेट का फोर्स डाउनवर्ड है, जो कि इसको अर्थ, लेकिन इसके पेयर्स पर दोनों पर एक फोर्स है जो कि एग्जैक्टली अपवर्ड है और जिनका मैग्नीट्यूड कंबाइनली इस वेट के बराबर है, इस ग्रेविटेशन के फोर्स। इसी वजह से ये बंदा रेस्ट पर है। तब तक कोई चीज़ रेस्ट पर नहीं हो सकता जब तक कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो ना है। अगर कोई भी ब्लॉक यहाँ पर खड़ा है और मैं कहूँ ये रेस्ट पर है, तो मान लेना चाहिए इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। इस पर नेट फोर्स, वही ये बात है कि यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब ये है कि इसकी वेट जो है उसको बैलेंस किया जाता है बाय द नॉर्मल फोर्स दैट इज एक्टेड ऑन इट्स फीट। सपोज दोस्तों देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ किस तरह यूज़फुल है और मैं इसको आपकी अब फीलिंग देने जा रहा हूँ। इस बंदे ने जूते पहने हैं, ये यहाँ पर सरफेस पर मूव करता है। इस सरफेस में ये मैंने डाले हैं डिप्रेशंस और ये मैंने डाले हैं थोड़ा, मतलब उतार नीचे आता है इसमें। एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं होता है कि हर एक रफ सरफेस ऐसे हो, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए ऐसा डाला है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है हर जगह। तो इस बंदे के पैर्स पर भी कुछ ऐसे हैं। फिर जब देखो क्लोजली, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। फिर जब ये फोर्स इस पर डालता है तो हर एक डिप्रेशन पर या उतार चढ़ाव पर या किसी पीक पर, मैं आपको थोड़ा बहुत, इसको मैं कहूँगा ये यहाँ पर ये एक पीक है, स्मॉल पीक। इसको मैं स्मॉल पीक नाम दूंगा ताकि आपको ये बेहतरीन समझ आए। इसको मैं कहूँगा स्मॉल वैली। क्या कहूँगा मैं इसको? स्मॉल वैली। देखो अब समझो तो, इस जूते का पीक जब इसके वैली को धक्का दे रहा है, किस तरफ? आप यहाँ समझ रहे हो, धक्का इस तरफ दिया जाता है, नॉट एग्जैक्टली राइट दियर, नो, दिस इज रॉन्ग डायरेक्शन, डायरेक्शन इज एक्चुअली हियर। अब ये जो अर्थ है ना, ये इस पर वापस फोर्स डालती है इसी डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में फोर्स यहाँ डाल रहे थे और वापस भी फोर्स वहीं आ रहा था। डायरेक्शन सेम होता है, अपोजिट होता है, 180 डिग्री रोटेट। इसी तरह यहाँ पर भी 180 डिग्री एंगल जो रिएक्शन बनाएगा। अब ये रिएक्शन क्या करता है, देखो, इसका नॉर्मल कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इस बंदे का कुछ वेट बैलेंस करता है, इस बंदे का वेट। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रिएक्शन है वो इसको आगे धक्का देता है, इसी वजह से ये मूव करता है।
हमने यहाँ पर आपको ये धक्का, यहाँ पर भी यहाँ से वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं जब वो पैरेलल हों। तो यहाँ पर ये वेक्टर पैरेलल है तो मैंने शिफ्ट किया, ये जस्ट मैथमेटिक्स है। लेकिन ये यहाँ पर फिजिकली विजिबल है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स नहीं दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। तो आपने समझा कि किस तरह ये वैली, इस तरह इस बूट का पीक इस सरफेस के वैली को यहाँ धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन में, और फिर वो अर्थ उसको वापस इसी डायरेक्शन में, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट इसके वेट को और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इसको मूव करने में हेल्प करता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज प्रैक्टिकली हियर विजिबल। अब मैं कुछ ऐसा आपको दिखाने जाऊंगा जिससे आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब मैं आपको कहूँगा कि गाड़ी किस तरह चलती है। देखो, जब भी कोई इंजीनियर किसी कार का टायर डिज़ाइन करता है तो उस पर भी थोड़े थोड़े से ये रफनेसेस होते हैं, मैंने रफनेसेस डाले हैं। अब ये रफनेसेस, बिल्कुल हर कोई रफनेस इंसान के एक जूते के एनालॉगिव है, एनालॉगस है, मतलब एक जूते की तरह है। कि जैसे ही वो किसी सरफेस के पीक या वैली को इस तरफ धक्का देता है तो इसका वर्टिकल, बिल्कुल सरफेस भी इसको इस तरफ धक्का देती है, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट इस गाड़ी का वेट बैलेंस करता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके मूव करने में हेल्प कर देता है। इसी तरह पीछे वाले टायर भी ऐसे ही होता है। जो इनके कुल मिलाकर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ रिएक्टिव फोर्सेस है वो इसके वेट के बराबर होते हैं, और हॉरिजॉन्टल फोर्स इसकी एक्सेलरेशन को डिटरमाइन कराते हैं। तो आपने समझ लिया कि कोई भी रफ सरफेस इस टायर पर इंसान के जूते की काम करता है, इंसान के जूते की तरह काम करता है, जो कि इस सरफेस को यहाँ पर धक्का देता है, जिसका एक रिएक्टिव फोर्स वापस आता है, जिसका नॉर्मल कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जिसका इसका वेट बैलेंस करने में लगता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको मूवमेंट में करने में हेल्प कर देता है। तो मुझे होप है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कमेंट्स में बता देना कि हमको न्यूटन्स थर्ड लॉ पर कितनी क्लियरिटी मिली है। ये मैंने एग्जांपल्स आपको दिए दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ पर, जिनसे आपको कुछ क्लियरिटी तो आई होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जाऊंगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इन सर्कुलर मोशन, या न्यूटन्स थर्ड लॉ जब डायरेक्शन चेंज होता है, एक स्पीड का डायरेक्शन जब चेंज होता है तो फिर वो वापस कैसे काउंटरैक्ट करता है। क्योंकि फोर्स सिर्फ इसी तरह से अराइज नहीं किया है, हम जब एक बॉडी का स्पीड चेंज होता है तब तो फोर्स हमें फील होता है आसानी से, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये भी फील करने जा रहा हूँ कि जब डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंजिंग देन हाउ इज न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आइए देखते हैं। एक और एग्जांपल है दोस्तों, सपोज ये यहाँ पर एक बंदा साइकिल चला रहा है, सपोज इसकी स्पीड v है। एक और बंदा यहाँ पर चला रहा है साइकिल, इसकी स्पीड मानो v है। इनके बीच एंगल है 30 डिग्री, इनके बीच एंगल है 30 डिग्री। अब इसको कोलाइड कर गया, क्या कर गया, कोलाइड। सपोज कोलाइड जो कोलिजन हुआ उसको टाइम लगा बहुत ही कम टाइम, 10⁻⁻⁴ सेकंड, मतलब जिस टाइम के दौरान कोलिजन हुआ बहुत ही स्मॉल टाइम होता है वो, मतलब जब इधर आ गया कुनी छिटिक, बस उस टाइम में बस 10⁻⁴ सेकंड लग गया। अब ये तो क्लियर है कि जब इसको ये कोलाइड करेगा या तो ये नीचे गिरेगा या इधर मूव करेगा, मतलब इसके स्पीड की डायरेक्शन चेंज होगी। अब क्या इसकी स्पीड भी चेंज होगी, हम वो नेगलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अकाउंट में लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, मतलब पहले v इधर थी अब v इधर आ गई, तो इसके स्पीड की डायरेक्शन चेंज हुई, इसके स्पीड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, लेकिन हम वो भी नेगलेक्ट करेंगे, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि जब तुम इस पर अप्लाई करना सीखोगे तो ये तो भी ऑब्वियस बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पर आपने क्या किया, इनिशियल स्पीड यहाँ पर थी और फाइनल स्पीड यहाँ पर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर, फाइनल वेलोसिटी इधर। अब तुमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, एंड इन आवर सिनेरियो दैट टाइम इज 10⁻⁴ सेकंड। देखो ये v फाइनल यहाँ पर है,
और ये है v इनिशियल। सपोज मैंने इनके बीच एंगल रखा 30 डिग्री, मैंने इनके बीच, तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब तुम्हें माइनस वी आई लेना है तो तुम्हें इसकी डायरेक्शन को रोटेट करना है। तो अब ये यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो अब एक्सेलरेशन कहाँ आएगा? ये यहाँ पर आया v इनिशियल माइनस v इनिशियल इधर है, और फिर इसके साथ प्लस करो v फाइनल, ये v फाइनल इधर है, तब एक्सेलरेशन कहाँ है? एक्सेलरेशन एग्जैक्टली इधर है। तो ये है इसकी एक्सेलरेशन। अब मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? इस डायरेक्शन पर एक्ट करता है। मतलब ये जो बंदा है इसने इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट किया है। ये है एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन। तुम समझ रहे हो दोस्तों? अगर आपने बेसिक वेक्टर्स पढ़े हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि एक्सेल मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको फोर्स एक्ट किया गया है। लेकिन आप जब इसने इस पर कोलिजन किया, इसने इस पर यहाँ पर फोर्स डाला, लेकिन इस साइकिल ने भी इस पर यहाँ पर फोर्स डाला, इसी डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स डाला। तो समझ रहे हो? जो कि ऑब्वियस है, इसकी स्पीड भी चेंज होगी और इसकी डायरेक्शन ऑफ स्पीड भी चेंज होगी। हम उसको अकाउंट में नहीं लेते हैं, हम सिर्फ अकाउंट में लेते हैं ये। तो इस तरह से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं कि जब सिर्फ डायरेक्शन ऑफ स्पीड विल चेंज। लेकिन ये आपको मज़ीद क्लियर होगा हमारे अगले एग्जाम्पल में। देखो दोस्तों, इस लेक्चर की आखिरी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये बोनस होने